नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय 3 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान क्यों और कैसे पढ़ा, भारतीय संविधान में अधिकार की क्या व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकारों की क्या व्यवस्था की गई है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, चुनाव और प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है कि कोई एक ऐसी सत्ता जो हमारे ऊपर शासन करती है, तो वह सत्ता किस आधार पर चुन कर के या मनोनीत होकर के किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के माध्यम से वह हमारे ऊपर शासन कर रही है, इस सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे कि चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, किस प्रकार से सरकार जो है चुनी जाती है और हमारे ऊपर वह शासन करती है, व्यवस्थाएं बनाती है हमारे लिए, नियम कानून, ये सभी चीजें हमारे लिए किस प्रकार से निर्धारित करती है। और चुनाव क्या होते हैं, हमें किन प्रतिनिधियों को चुनना है या किन उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व के रूप में हमें स्थापित करना है, इन सभी के बारे में हम विद्यार्थियों चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को लेकर के चलते हैं विद्यार्थियों। तो क्या आपने कभी शतरंज का खेल खेला है? और यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? और क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाता है। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष एम्पायर होना चाहिए जो किसी भी खिलाड़ी या किसी भी पक्ष के आधार पर निर्णय ना करके निष्पक्ष रूप से वह निर्णय करे, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ियों ने स्वीकार करना होगा। खेल शुरू करने से पहले हमें नियमों और एम्पायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी, और जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं होती हैं विद्यार्थियों, और चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए होती है। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि कौन हमारे ऊपर शासन करेगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से हमें नियंत्रित करेगा, निर्णय करेगा, नियम बनाएगा। यानी कि जिस प्रकार से क्रिकेट के खेल में, या हम कहें कि हम जब शतरंज खेलते हैं, अगर हम अपनी चालों को बदल दें तो स्थितियां किस प्रकार से स्थापित होंगी। और क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर नहीं होता है तो किस प्रकार से वह खेल जो है अपने निर्णय तक पहुंच पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि खेल शुरू होने से पहले हमें उन नियमों, उन व्यवस्थाओं को जान लेना चाहिए जिनके आधार पर खेल खेला जाने वाला है। तो इसी प्रकार से चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो, एक मशीनरी के माध्यम से हो, किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये सभी चीजें एक सरकार पर छोड़ देना काफी नहीं है। इसलिए इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वे सभी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे कि संविधान ने चुनाव और प्रतिनिधित्व के लिए कौन कौन से प्रावधान स्थापित किए हैं। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व, चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इन सभी पर चर्चा
करेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी हम अपनी दृष्टि डालेंगे। और किन किन बातों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, चुनावों की विभिन्न विधियां किस प्रकार की हैं, अपने देश के चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान क्या है, उनका महत्व क्या है, और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारे सामने आता है चुनाव और लोकतंत्र। हम अपने से ही चुनाव प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अपने आप से दो प्रश्न पूछ सकते हैं चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? दोनों ही जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है और लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव ना हो या चुनावों के बिना लोकतंत्र स्थापित हो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उनके उदाहरणों का हम प्रयोग करते हुए इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, यह आता है कि हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। कोई भी नागरिक निर्णय लेने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। यदि हम ये कहें कि देश के लिए कोई निर्णय लिया जाने वाला है तो उसके लिए हर एक नागरिक से सलाह मशवरा या उसका मत जानना हमारे लिए बहुत ही अधिक कठिन होगा, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत थोड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सभी के साथ संपर्क कर पाना एक लोकतांत्रिक शासन में बहुत ही मुश्किल होता है। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो हर एक क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें तो हर एक क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अपने एक प्रतिनिधि को चयनित करता है और उसके आधार पर ही निर्णय किए जाते हैं कि प्रतिनिधि उन निर्णयों में कितनी अपनी सहभागिता दिखाता है। इसलिए चुनावों को कराना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम सामान्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेता है, और प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। विद्यार्थियों, लोकतंत्र दो प्रकार का इसमें बताया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब देख सामने ही सब कुछ निर्णय हो जाना, अप्रत्यक्ष मतलब होता है किसी के माध्यम के द्वारा निर्णय होना। तो ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र जो छोटे हैं और उनका सीमा क्षेत्र छोटा है, तो वहां उस जगह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से निर्णय किए जा सकते हैं। हम प्राचीन यूनान की बात करें तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देखने को हमें उसमें मिलते हैं। अनेक लोगों को स्थानीय सरकारें, खास तौर से हम ग्राम सभाओं की बात करें और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकटतम उदाहरणों को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं? स्थानीय सरकारों में देख सकते हैं, अर्थात ग्राम सभाओं में हम देख सकते हैं। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना होता है तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में लाने के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए जनता के शासन का अर्थ होता है सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से होना, कि प्रतिनिधियों के माध्यम से किस प्रकार से जनता शासन करती है, जनता निर्णयों में भागीदार होती है। तो आप इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार से कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन इस कार्टून में
उसे एक आफत के रूप में दिखाया गया है। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं विद्यार्थियों, ये लोकतंत्र नहीं कहला सकता। ये एक भीड़ तंत्र का रूप हमें दिखाई दे रहा है, इसका ये विकृत रूप है ना। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कौन? नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और शासन और प्रशासन को चलाने में बिल्कुल सजग होकर के भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। इन प्रतिनिधियों को उम्मीदवार के रूप में जो व्यक्ति खड़ा होता है किसी दल विशेष से या दल विशेष से नहीं होता तो वह बिना दल के भी खड़ा हो सकता है, और उन प्रतिनिधियों में से किसी एक व्यक्ति को जब चुना जाता है तो वह कहलाता है निर्वाचन या चुनाव। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका होती है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते। नागरिक सक्रिय रूप से कौन सम्मिलित होगा? जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है, जिस उम्मीदवार को प्रतिनिधि के रूप में हमने चुना है, वह उन नीतियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा। जनता भाग नहीं ले पाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया है, क्योंकि भारत एक छोटा देश ना होकर के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह आता है प्यारे बच्चों, हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं और इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव में से अलग करती है? आप विचार कीजिए कि लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं और गैर लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं। पूरे विश्व में आप अगर दृष्टि डालें तो आप देख पाएंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव कहाँ होते हैं और गैर लोकतांत्रिक चुनाव कहाँ होते हैं। किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है प्यारे बच्चों कि एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका यानी कि संसद पर छोड़ दिया जाता है। ये मूलभूत नियम क्या होते हैं बच्चों? ये मूलभूत नियम होते हैं कौन मत देने के लिए योग्य है, मतलब मताधिकार की आयु क्या होगी, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, तो कौन चुनाव लड़ेगा उसकी आयु क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, कौन चुनाव की देखरेख करेगा मतलब निर्वाचन आयोग की बात इसमें आती है। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मत देकर के चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, किस प्रकार से मत दिए जाएंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये सभी मूलभूत जो नियम हैं ये किसके द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं बच्चों? ये निर्धारित कर दिए जाते हैं विधायिका यानी संसद के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब हम आगे देखें, अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर इंगित करता है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है और इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये खुद करें खुद सीखें, ये एक्टिविटी है, आप खुद करके आप देख सकते हैं। भारत तथा किसी अन्य देश के चुनावों के संबंध में अखबारों की खबरों को काटें, उन कतरनों को निम्न वर्गों में बांटें।
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कैसे की गई, मतदाताओं की क्या योग्यता है और चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इन सभी विषयों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके आप इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। चुनाव व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा कि चुनाव व्यवस्था हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम अपने संपूर्ण जनता में से एक प्रतिनिधि को या कुछ प्रतिनिधियों को हम जब चुनते हैं, वही हमारे लिए निर्णय करती है, नियम बनाती है और व्यवस्था रखती है। प्यारे बच्चों, आपने चुनावों को विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा और आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये सब क्या है। आपने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या होते हैं और चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था क्या है, इसके लिए प्राधिकार मतलब अथॉरिटीज और नियम भी होते हैं जो बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य होगा बच्चों कि क्यों संविधान में यह लिखने की आवश्यकता पड़ी कि मतगणना कैसे हो सकती है और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है? लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुन लिया जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या आवश्यकता है कि हम इसके बारे में सोचें? हमें बच्चों इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना कि हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा की ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां भी हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें बड़े दल अपने लाभ को अधिक पहुंचाते हैं और कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों यानी दलों को मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में होते हैं तो कुछ नियम अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में होते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण देकर के हम इसको समझ सकेंगे। अब देखो बच्चों, आप अपनी क्लास की एक्टिविटी में हम ये है देख सकते थे, लेकिन अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और हम क्लास में उपस्थित नहीं है, तो आप इसको आप घर में भी करके देख सकते हैं कि अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कर 4 कक्षा प्रतिनिधियों को आप चुने और चुनाव निम्न 3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र एक वोट दे सकता है। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। प्रत्येक छात्र के पास 4 वोट हैं, जिसे वे चाहे तो एक प्रत्याशी को दे दें या उसे अन्य प्रत्याशियों में बांट दें। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उन्हें चुना जाएगा। प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दे और गणना करे कि विधि वह हो जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में प्रयोग की जाती हो। इस विधि का आगे हम वर्णन करेंगे। क्या इन सभी तरीकों से चुनाव कराने पर वही 4 लोग चुने जाएंगे, चुनाव जीतेंगे? यदि नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, खुद करें खुद सीखें। यह आपको एक्टिविटी यह बताती है कि राज्य में, देश में, राष्ट्र में किस प्रकार से चुनाव होते हैं और जिसको अत्यधिक वोट मिलते हैं वो किस प्रकार से जीत जाता है। यह एक्टिविटी आपको यह बताती है। अब हम देख सकते हैं जो सबसे आगे वही जीते। इस अखबार की कतरन को आप देखिए और यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में आपको बताता है और 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? आप देखिए कटिंग। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला। नव भारत टाइम्स में यह आया था, तो आप इसमें देख सकते हैं 1984 की ये बात है ना।
अब इसमें आगे हम चलें तो कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें तो कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें तो भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें उनको मिली। ऐसा कैसे हुआ? आप ये देखिए। आप देखो ये कार्टून में क्या बता रखा है, 50% से भी कम वोट और 80% से अधिक सीटें। क्या ये ठीक है? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी गड़बड़ व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया? अब ये देखिए, 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट सीटें कितनी हैं? देखो, कांग्रेस के पास भाजपा, जनता पार्टी, लोकदल, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम, द्रमुक, अन्नाद्रुमुक, अकाली दल, असम गण परिषद। आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं वोटों का प्रतिशत और सीट। तो किस प्रकार से 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट और सीटें किस प्रकार से प्राप्त हुई? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है बच्चों कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों? जो सबसे आगे वही जीते, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे, वही जीतेगा। जो सबसे आगे वही जीते। चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है बच्चों, वही विजयी होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं और कहा जाता है। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें और कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली बच्चों क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशियों को प्राय 50% से भी कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों का कोई सीट नहीं मिलती है, कोई सीट निर्धारण नहीं होता है। मान लो कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। तो ये कहलाता है बच्चों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो सबसे आगे रहेगा, इसमें हम एक ही वोट डाल सकता है, एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है और इसमें जो सबसे आगे रहेगा वही इसमें जीतेगा। एक अन्य प्रक्रिया और है प्यारे बच्चों, वह कहलाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये हमारे राज्यसभा के चुनावों में और राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल की जाती है। आगे हम देखते हैं बच्चों कि इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से यदि हम करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। आगे के बॉक्स में हम इसको देख सकते हैं। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची बनाती है ना। अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता से सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे प्राप्त होता है। चुनावों की इस व्यवस्था को कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है बच्चों।
कि एक व्यक्ति एक से अधिक वोट भी दे सकता है। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें इजराइल और नीदरलैंड का उदाहरण दिया गया है बच्चों, और इसमें ये बताया गया है कि इजराइल और नीदरलैंड को पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देता है, न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं और भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। वहां विधायिका यानी नेसेट, विधायिका को क्या कहा जाता है, वहां नेसेट कहा जाता है। नेसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं और प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं बल्कि किसको वोट देते हैं, पार्टी को, दलों को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें मिलती हैं और इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। शर्त यह है कि विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने आवश्यक है। इससे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती हैं। निम्नलिखित सारणी में 2015 के नेसेट के चुनाव परिणाम देखे जा सकते हैं और इसके आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि विभिन्न पार्टियों को कितने प्रतिशत सीटें मिली। इसमें आप देख सकते हैं, लिकुड पार्टी का नाम देख सकते हैं, कुल मतों का प्रतिशत, सीट और कुल सीटों का प्रतिशत। लिकुड, जियोनिस्ट शिविर, संयुक्त सूची, हदाश, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सभा, नवीनीकरण के लिए अरब आंदोलन, संयुक्त अरब सूची, येश यूनिटेड, कुलानु, हबायत हुएदी, शास, इजराइल बिएटुनु, यूटीजे, इजराइल का वाम पक्ष, अन्य दल और कुल सीटें। इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि कुल मतों का प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ा और सीटें किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है इजराइल में, और भारत में जिस प्रकार से इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है वह सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम ये देखें कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या अंतर है, इनकी चुनाव व्यवस्था में क्या अंतर है, इनकी तुलना को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें तुलना बताई गई है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में हम देख सकते हैं कि ये पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देता है और जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप देख सकते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र भी मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। दूसरा अंतर देखें आप, हर निर्वाचन क्षेत्र
मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है और इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में मतदाता पार्टी को वोट देता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस 1 मिले, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होना होता है। इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे कहा जाता है, और भारत, और इसके अंतर्गत समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में हम इजराइल और नीदरलैंड के उदाहरण को हम स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लेकर आपके पास आएंगे कि राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है और भारत में सर्वाधिक वोट से जीत के प्रणाली को किस प्रकार से स्वीकार किया गया है। इस विषय पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।